हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग की ये प्लेलिस्ट जिसके अंदर हम आपको लगातार कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी टॉपिक हैं उन पे कुछ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने कई लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिनकी प्लेलिस्ट, जिनके जो भी लिंक्स हैं उस पूरी प्लेलिस्ट के मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो उनको भी आप देख लें, ताकि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो आपका बहुत स्ट्रांग हो सके। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये खास तौर पर हेल्पफुल होगा यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम और एमबीए स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ सीए, सीएमए, सीएस के स्टूडेंट के लिए भी जॉब कॉस्टिंग जो है वो काफ़ी हद तक एक अहम चैप्टर होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूं कॉमर्स सब्जेक्ट में। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर भी हूं। मैंने एमकॉम एमबीए भी किया है और इसके अलावा मैं 5 साल से लगभग 5 वर्षों से हायर एजुकेशन में हूं। मैंने यूजीसी नेट कॉमर्स, सीए, सीएमए, यूजीपीजी और बोर्ड्स के भी बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेन किया हुआ है। तो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और अब हम बात करेंगे कि जॉब कॉस्टिंग, ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एक्चुअली में क्या होता है। तो जॉब कॉस्टिंग की बात करें तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग विच अप्लाइज वेयर वर्क इज अंडरटेकन एज आइडेंटिफेबल यूनिट सच एज, यानी कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहीं ना कहीं स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का एक तरीका है, एक ढंग है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो आइडेंटिफाइड यूनिट होती हैं, ऐसी यूनिट जो कि जिन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन यूनिट्स को, उनकी हम लोग क्या करते हैं, कॉस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के थ्रू पहले इस बात को बताता हूँ, फिर मैं बढ़ता हूँ कंटेंट पे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपकी एक फर्म चलती है और आपको एक एडवर्टीजमेंट कराना है और आपको एक बैनर बनवाना है। तो इस बैनर को बनवाने के लिए जब आप जाएंगे एक उसके पास जो कि बैनर बनाने का काम करता है, तो उसके पास इस बैनर पर कितनी कॉस्ट लगेगी, वो क्या रेट आपको बताए, ये रेट उसे पता नहीं होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि आपके इस साइज के बैनर ऑलरेडी उसके पास बने नहीं रखे होंगे और ना ही वो हमेशा ऐसे बैनर बनाता होगा, क्योंकि हर कस्टमर के साइज, हर कस्टमर का कंटेंट, हर कस्टमर का डिज़ाइन अलग अलग होता है। तो जैसे ही आप अपना बैनर वो उसके पास पहुंचे, आपने अपना साइज, अपनी पूरी कहानी बताई कि हमें ये कहानी इसके अंदर लिखवानी है, ऐसा ऐसा मेरा डिज़ाइन रहेगा, वो बंदा क्या करेगा, आपके बैनर की कॉस्टिंग करना स्टार्ट करेगा कि भाई उसमें उसकी लागत कितनी आएगी, उसमें क्या क्या खर्च होगा, मटेरियल कितना लगेगा, पेंटिंग कितनी होगी, डिज़ाइनिंग कितना लगेगा, और कहानी जो भी वो जोड़ना है वो जोड़ेगा। आफ्टर दैट अपना प्राइस उसे प्रॉफिट सेट कर लेगा और फिर आपको प्राइस बताएगा। तो यानी यहाँ पे क्या है, जो आपकी यूनिट है वो कैसी है, आइडेंटिफेबल है, यानी आपकी एक अलग यूनिट है जो बिल्कुल दूसरे से डिफरेंट है, तो उसकी कॉस्टिंग करना, उसे हम बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। थोड़ी बात आपको शायद समझ आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत बारीकी से क्लियर हो पाए। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, यानी जॉब कॉस्टिंग कब अप्लाई होती है, जब आप कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट करते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट जो ऑलरेडी पहले से जो जनरल है वहां नहीं होगा, ये सिर्फ स्पेसिफिक के केस में हो सकता है। नेक्स्ट है आपका फैब्रिकेशन ऑफ अ सर्टेन मटेरियल वेयर रॉ मटेरियल आर सप्लाइड बाय कंज्यूमर्स, यानी कि कह सकते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसे मटेरियल जो कि आपके स्पेशली आपके उस ऑर्डर में लगने वाले हैं, तो वहाँ पे जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल होगा। यानी एग्जांपल के लिए कि कोई ऐसी चीज़ जो एक मैन्युफैक्चरर बनाता है तो उसमें वो मटेरियल नहीं लगता है, लेकिन आप जो अब बनवाना चाह रहे हैं उसमें वो चीज़ लगती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक मान लीजिए कि एक बेड बनवाने वाले के पास जाते हैं और वो जो बेड बनाता है वो मान लीजिए कॉमन बेड बनाता है, बहुत ही स्टाइलिश बेड नहीं बनाता है। एक बहुत ही कॉमन सा दुकानदार है जो बिल्कुल कॉमन बेड बनाता है। आप गए, आपने उसमें अपने कुछ डिज़ाइन बता दिए कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, मुझे में ये चाहिए, वो चाहिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें आपने बता दी जिसका मटेरियल उसके पास नहीं था। अब उसे स्पेशली वैसा मटेरियल लाना पड़ेगा, तो उस केस में भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ही यूज़ होगी। नेक्स्ट है रिपेयरिंग आर डन विद इन अ फैक्ट्री और कस्टमर्स प्रेमिसेस, यानी अब आप मान लीजिए कि एक कोई कस्टमर है, कस्टमर ने ऑर्डर किया कि भाई आप आइए हमारे यहाँ रिपेयरिंग कर दीजिए किसी चीज़ की। तो रिपेयरिंग जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ जितनी रिपेयरिंग होती है उतनी ही रिपेयरिंग हर कोई कराता हो, तो आपका कितना रेट होगा ये बात आपके यहाँ रिपेयरिंग करने के बाद पता चलेगी। रिपेयरिंग करने जो लोकेशन या साइट देखने के बाद लगाया जाएगा इसका रेट की कितनी कॉस्ट आएगी। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर नॉट
फॉर स्टॉक पर्पस बट इमीडिएट डिलीवरी, यानी वो गुड्स जो स्टॉक पर्पस के लिए नहीं बनते, जिनकी इमीडिएट डिलीवरी होती है, उनकी भी कॉस्टिंग जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंतर्गत की जाती है। और इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर जॉब्स जो होती हैं वो भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर होती है। तो यानी आप ये समझ गए होंगे कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहाँ कहाँ अप्लाई होती, कैसे इसके नेचर्स होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स के माध्यम से बातें और क्लियर हो पाएंगी। तो द प्रोडक्शन इज जनरली अगेंस्ट कस्टमर्स ऑर्डर बट नॉट फॉर स्टॉक, यानी जॉब कॉस्टिंग कब होती है, इसके अंदर हम लोग कस्टमर के ऑर्डर की बात करते हैं, ना कि हम स्टॉक की बात करते हैं। हम जो भी कॉस्टिंग करते हैं वो कस्टमर्स के ऑर्डर्स के लिए करते हैं, स्टॉक पर्पज के लिए नहीं। ईच जॉब हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी हर जॉब हर ऑर्डर की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग करना है, एक ही बात सब कहीं अप्लाई नहीं करनी है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। कहा गया कि हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन का तरीका होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। द नेचर ऑफ जॉब डिटरमाइन द डिपार्टमेंट थ्रू विच द जॉब हैज टू बी पास्ड, यानी इसका मतलब क्या है कि जो उस डिपार्टमेंट के अंदर आपके उस काम को करने का जो ढंग होगा उसके आधार पे आपकी कॉस्टिंग डिटरमाइन की जाएगी, ना कि ऐसे ही कर दी जाएगी। इस बात पे गौर करिएगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन इज इंटरमिटेंट एंड नॉट कॉन्टिन्यूअस, यानी वो जो प्रोडक्शन होगा स्पेशली आपके लिए होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही काम किया जाता हो। कॉन्टिन्यूअस होना मैंडेटरी नहीं है, वो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक पार्टिकुलर ऑर्डर के लिए हो सकता है। नेक्स्ट देखा जाए, ईच जॉब इज ट्रीटेड एज होस्ट यूनिट होल्डर मेथड ऑफ कॉस्टिंग, यानी यहाँ पे हम हर यूनिट को, हर एक जॉब को एक अलग तरीके से समझते हैं, उसका हम कॉस्टिंग भी एक अलग डिफरेंट तरीके से ही करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ईच जॉब इज डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइड बाय प्रोडक्शन ऑर्डर, यानी हम हर जॉब को एक प्रकार से नया प्रोडक्शन ऑर्डर ही मानते हैं और उसका अपना एक अलग ढंग है उसको प्रोड्यूस करने का, वो बिल्कुल सेपरेट माना जाता है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी जॉब इज असर्टेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉब, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसकी कितनी कॉस्ट लगेगी, ये पूरा का पूरा कंप्लीशन, जब पूरा वो जॉब का ऑर्डर कंप्लीट होगा तभी क्लियर हो पाएगा। यानी कि वो पूरे जितनी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी शामिल करने के बाद उसकी कॉस्टिंग पॉसिबल है। उसके बाद द वर्क इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम पीरियड टू पीरियड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जॉब, यानी जो वर्क इन प्रोग्रेस होगा वो पीरियड टू पीरियड डिफरेंट हो सकता है। अब हम बात करने वाले इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, आखिर ये जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको रखा गया है। तो बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर कॉमन आप इसकी बात करें तो चूंकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग आज के वक्त में बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जिनकी कॉस्ट डिटरमाइन सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठे नहीं हो सकती, उनके लिए आपको उस चीज़ को विजिट करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, उसकी फीचर्स को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को उसे बारीकी समझ के ही आप उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो कुछ करेक्ट ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें आप देख लें। It help to find out the cost of production of every job order and profit or loss made on its execution, यानी ये हेल्प करता है कि आप उस पार्टिकुलर जो भी वो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट क्या है ये निकाल पाएँ और उस पर आपको लॉस ना हो, उस पर आपको एक प्रॉपर तरीके का प्रॉफिट मिल पाए, ये पता करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हर काम जो है वो एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको समझ पाएँ। नेक्स्ट है, इट हेल्प द मैनेजमेंट टू मेक मोर एक्यूरेट एस्टिमेट, यानी यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक मोर एक्यूरेट एस्टिमेट आपको पता चल पाता है फॉर द सिमिलर जॉब टू बी एग्जीक्यूटेड इन द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। अगर आपने जॉब कॉस्टिंग कर ली एक तरीके की और लगभग उसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट आपको इन फ्यूचर फिर मिलता है तो उससे आपके लिए थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस तरीके के प्रोजेक्ट में इतनी कॉस्ट लगी थी, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर एस्टिमेट में कुछ हद तक हेल्पफुल हो सकता है ये। नेक्स्ट है आपका, इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू कंट्रोल द ऑपरेशन एफिशिएंसी। इससे क्या होता है कि ऑपरेशन की एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो पाती है, कितनी एक्चुअल कॉस्ट लगी और कितना हमें प्राइस लेना है ये जानना बहुत आसान हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिना जॉब कॉस्टिंग के कॉस्ट बता देंगे, प्राइस बता देंगे, तो शायद आपको कभी नुकसान और कभी फायदा भी हो सकता है। इट हेल्प द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वर्क इन प्रोग्रेस की कितनी कॉस्ट है इसका भी पता जो है वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से लग जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इट प्रोवाइड अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स, स्पेसिफाई द फंक्शन, डिपार्टमेंट एंड नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम लोग जो भी जॉब की कॉस्टिंग कर रहे हैं, जिस भी जॉब की हम कॉस्टिंग कर रहे हैं उस पर डिटेल्ड में एनालाइज करते हैं कि कितना मटेरियल लगेगा, कितना वेजेस लगेगा, कितना ओवरहेड्स लगेगा,
तो कहीं ना कहीं एक अच्छी कॉस्टिंग, एक सही उसका रेट जो हम बता पाते हैं। नेक्स्ट है इट रिकॉर्ड द कॉस्ट मोर एक्यूरेट एंड फैसिलिटेट कंट्रोल बाय कंपेयरिंग एक्चुअल एस्टिमेट। यानी इससे हम क्या कर पाते हैं कि जो कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट हम निकाल पाते हैं, तो किसी भी तरीके के वेरिएशन जो है वो नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है इट इनेबल द मैनेजमेंट टू असर्टेन विच ऑफ द जॉब आर मोर प्रॉफिटेबल। यानी ये भी पता लगाने में थोड़ी आपकी हेल्प करता है ये कि अगर आपने कई जॉब परफॉर्म करी हैं तो कौन सी जॉब आपके लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सी जॉब आपके लिए लेस प्रॉफिटेबल है, इस बात का पता इससे हम लगा सकते हैं। मान लो कि आपने 5 प्रोजेक्ट की 5 जॉब आपको मिली, तो आपने पांचों की कॉस्टिंग करी तो पांचों के प्रॉफिट लॉस अलग हो गए, तो कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें इट प्रोवाइड अ बेसिक फॉर एस्टिमेशन द कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब। यानी कि अगर सेम उस तरीके की फ्यूचर में कोई जॉब आपको मिल रही है तो आपके लिए एक प्रकार से एक बेस होगा जिसका इस्तेमाल करके आप उस तरीके की हूबहू जॉब के लिए कॉस्ट तुरंत बता पाएंगे। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द प्री डिटरमाइन ओवरहेड्स रेट ऑफ जॉब कॉस्टिंग नेसेसिटीज एंड एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम बजटरी कंट्रोल। यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार से बजट, जैसे ऊपर हम लोग बात कर रहे थे फ्यूचर की, उसमें भी ये हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव विच रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑर्डर। यानी कि एक पार्टिकुलर प्रोडक्शन ऑर्डर या एक पार्टिकुलर जॉब की कॉस्ट निकालने में जो स्पॉइलेज या जो लॉस या जो डिफेक्ट होती है, जो नुकसान होता है, वो भी पता लगाया जा सकता है ताकि हम उस लॉस के कॉस्ट को आसानी से कवर कर पाएँ। इट इज़ यूजफुल इन कोटिंग कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। यानी इससे हम लोग कॉस्ट पता लगा के उस कॉन्ट्रैक्ट की कितनी कॉस्ट होगी, उस जॉब की कितनी कॉस्ट होगी, ये बता पाएंगे। तो काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है आपका ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। अब देखें इसके नुकसान की, इसके डिसएडवांटेज की, तो इट इन्वॉल्व्स अ ग्रेट डील ऑफ क्लरिकल वर्क इन द रिकॉर्डिंग डेली द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये ऑब्वियसली बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल, मतलब देखा जाए तो मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए आपको एक प्रॉपर क्लर्क रखना पड़ेगा जो कि सब कॉस्ट को रिकॉर्ड करे और जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी ओवरहेड्स हो रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से लेखा जोखा किया जाए। तो इसके लिए एक आपको क्लर्क अपॉइंट करना पड़ेगा जिस पे आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। The scope of committing mistake is enough at cost of one job may be wrong posted to the cost of other job। यानी ये तब भी गलत साबित हो सकता है जब आपने एक सिमिलर जॉब की कॉस्ट को दूसरे वाले कॉस्ट पे अप्लाई कर दिया बिना कैलकुलेशन किए। तो अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो उस केस में भी कहीं ना कहीं आपका डिसीजन गलत हो सकता है। कॉस्ट कंपेरिजन एमंग डिफरेंट जॉब डिफिकल्ट सेपरेट व्हेन ड्रामेटिकल चेंजेस टेक प्लेसेस। यानी कहा गया कि जब हम कंपेयर करते हैं एक जॉब का दूसरे जॉब से तो कभी कभी वो गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है? क्योंकि वक्त के साथ परिवर्तन, चेंजेस आ जाते हैं कॉस्ट में, उसके रेट में, तो भी थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो डिटरमाइन द ओवरहेड्स रेट में इन्वॉल्व द बजटिंग फॉर ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड अपॉर्चमेंट एंड अब्जॉर्प्शन। यानी कभी कभी कहा गया है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो ओवरहेड्स उस पर एक्चुअली खर्च करते हैं और जो हम काउंट कर लेते हैं उनमें डिफरेंसेस हो जाते हैं, क्योंकि ओवरहेड्स जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना उतना आसान नहीं होता है। तो कभी कभी इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं होता है, तो ये भी अपने आप में इसका ड्रॉबैक है। जॉब कॉस्टिंग हिस्टोरिकल कॉस्टिंग विच असर्टेन द कॉस्ट ऑफ जॉब ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर इट हैड बीन मैन्युफैक्चर्ड। यानी ये क्या है, एक बहुत पुरानी टेक्निक है, बहुत हिस्टोरिकल टेक्निक है, जिसमें एक जॉब कंप्लीट होने के बाद उसकी कॉस्टिंग की जाती है। तो ये भी उस तरीके से कुछ हद तक देखा जाए बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो प्रोसीजर क्या होता है इसका, ये भी काफ़ी बड़ा लेक्चर होने वाला है क्योंकि हम लोग इसको डेप्थ में बात इसकी कर रहे हैं, इस पूरे कंसेप्ट की। इसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जो आपने जॉब सीट आपको मिली है, जो आपको जॉब मिली है, उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, उन सब बारे में पूरी बात हम लोग आगे इस पॉइंट के अंदर करने वाले हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब एज इंडिकेटेड बाय द जॉब कॉस्ट शीट। एक जॉब कॉस्ट शीट बनती है जिससे पूरी टोटल कॉस्ट का हम लोग पता लगाते हैं। कंसिस्ट पार्टली और डायरेक्ट कॉस्ट और पार्टली ऑफ कॉस्ट अराइव एट असाइनमेंट एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ फाइनली बाय द ऑब्जर्वेशन। यानी इसमें डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों मिला के कॉस्ट बनाई जाती है जो कॉस्ट शीट रिप्रेजेंट करती है। सो दस इट इज क्लियर दैट सिमिलर जॉब एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड आर बाउंड टू हैव डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। यानी इसीलिए अलग अलग टाइम पीरियड पे जो प्रोडक्शंस होते हैं उनके लिए अलग अलग ही कॉस्टिंग होती है, एक कॉस्टिंग उस पर अप्लाई नहीं हो सकती। सो यूनिट कॉस्टिंग इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट। यानी हम लोग इसके अंदर भी, जैसे कि हम नॉर्मल कॉस्ट शीट पढ़ते हैं उसमें भी हम पर यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, तो ऐसे इसमें भी पर यूनिट की वैल्यू निकाली जाती है। इसका जो प्रोसीजर होगा उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसीविंग एंड इंक्वायरी। यानी हमें जब कभी जॉब कॉस्टिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है कि इंक्वायरी आती है।
उस इंक्वायरी में हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन होते हैं, कुछ उनके डिमांड मेंशन होती हैं, वो कुछ वो क्वालिटी मेंशन होती है, जो भी कुछ बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग पूरी इंक्वायरी उनकी रिसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द जॉब। फिर एक हम लोग क्या करते हैं, उसका एक प्राइस एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि उसका प्राइस कितना हो सकता है। एक ऐसा एस्टिमेट होता है कि प्रीवियस ईयर में हमने कुछ मतलब इस तरीके के ऑर्डर मिले होंगे, उसमें कुछ पॉसिबल चेंजेस भी हुए होंगे, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए एक एस्टिमेटेड प्राइस, एक प्राइस एस्टिमेट इसका जो हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट देखा जाए रिसीविंग एन ऑर्डर। अब उस ऑर्डर को हम क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं। यानी कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके पास पहले इंक्वायरी आई, इंक्वायरी पे उसने कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी स्पेसिफिकेशन बताएं, आपने क्या किया, अपनी मोटे तौर पे कॉस्ट आपने एनालाइज कर ली और फिर उससे बातचीत करी, देखा क्या कितना तक वो अफोर्ड कर सकता है, देन आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया। अब आप क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन का ऑर्डर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देंगे। यानी आपने ऑर्डर रिसीव करने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये भेज दिया कि भाई आप इस पर काम करो और काम करना इस पर स्टार्ट किया जाए। अब देखिए उसको एक बार आप ज़्यादा जॉब किस्त का मैंने स्पेसिमेन भी दिया है, तो आप इसको देख लें कि इस तरीके से प्रोडक्शन ऑर्डर हम लोग भेजते हैं। ये कुछ इस तरीके के इसके अंदर कॉलम बने होते हैं, जिसमें आपका क्लॉक टाइम भी होता है, ऑपरेशन नंबर होता है, डिपार्टमेंट नंबर होता है, ठीक है, उसमें नंबर डिटेल, ये सारी चीज़ें होती है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप इसको देख लें। बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मल्टीपल चॉइस में इसका कोई रोल नहीं, बट थ्योरेटिकली अगर कहीं लिखना हो तो शायद इसकी जरूरत पड़ सकती है फ्यूचर में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ऑर्डर जब आपने फॉरवर्ड कर दिया, अब होगा रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। यानी जब आपने प्रोडक्शन ऑर्डर दे दिया, अब आपकी कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करनी है। इसके लिए आपको एक जॉब कॉस्ट शीट तैयार करनी है। जॉब कॉस्ट शीट में आप 3 तरीके से कॉस्ट को निकालेंगे। सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट निकालेंगे कि कितना मटेरियल उस पर लगा है, उसके लिए उस प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना मटेरियल इशू किया गया, उसकी कॉस्ट देखेंगे। वेजेस उसमें कितनी लगी है, ऑपरेशन शेड्यूल क्या था, जॉब कोड था, कितने लोग लगे हैं उसमें, उनकी कितनी मतलब वेजेस पे की जा रही है, ये सब काउंट होगा। ओवरहेड्स देखेंगे आप उसमें कि कितने फैक्ट्री ओवरहेड है, कितने ऑफिस ओवरहेड लगा, कितना सेलिंग लगा, तो सॉरी सेलिंग नहीं, कितना ऑफिस लगा, ये सारी कॉस्ट आप इसके अंदर ऐड करेंगे। नेक्स्ट देखा जाए कंप्लीशन ऑफ जॉब। यानी फिर क्या होगा, फाइनली आपकी जॉब जो है कंप्लीट, यानी वो जो पार्टिकुलर टास्क है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि क्या सिचुएशन आपकी बनी, और लास्ट में पता चलेगा आपको कि उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जो आपने वहाँ पे रेट डिसाइड किया था स्टार्टिंग में, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इसका इससे एस्टिमेट लगाया जा सकता है। तो ये एक वीडियो लेक्चर था जो थोड़ा सा जरूर बड़ा हो गया आपके, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई। लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले, ताकि अपकमिंग जो भी हमारे वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बेशकीमती समय दिया आपने लेक्चर को देखने के लिए, आपका शानदार आभार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।